हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन इंट्राओकुलर ट्यूमर है चाइल्डहुड का। ठीक है, ये मेनली कब होता है? तो 18 मंथ, मेनली तो ये 3 साल से पहले होता है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे कॉमन एज क्या है रेटिनोब्लास्टोमा का, तो वो होता है 18 मंथ। ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मेनली ये अराइज होता है न्यूरो सेंसरी रेटिना से। एक आई में भी हो सकता है, दोनों आई में भी हो सकता है। ये लड़का और लड़की में डिफ्रेंशिएशन नहीं है, दोनों में इक्वल होता है। ये रेस किसी भी रेस में हो सकता है। 90% केसेज 3 साल से पहले के एज में होते हैं, और वो भी कब? 18 मंथ में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। बाइलेटरल मेनली 23 से 30% केसेज में देखा जाता है। एक और है ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। ये क्या होता है? अगर किसी में बाइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा और रेडी होया हो, उसके साथ साथ कहीं स्मॉल ट्यूमर हो, मेनली कहाँ? पीनल ग्लैंड में सबसे पहले, और दूसरा पारासिलर रीजन में, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक इंट्राक्रैनियल रेटिनोब्लास्टोमा, मतलब बाइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। उसके साथ साथ अगर एक्टोपिक इंट्राक्रैनियल रेटिनोब्लास्टोमा हो तो उसको ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी जीन की बात करें तो ये इसमें मेनली RB1 जीन होता है। RB1 जीन में म्यूटेशन के कारण ये रेटिनोब्लास्टोमा होता है। RB1 जीन में कहाँ? तो क्रोमोजोम नंबर 13। अब जो 13 क्रोमोजोम नंबर है इसका 2 आर्म होता है, एक लॉन्ग आर्म, एक शॉर्ट आर्म। तो Q लॉन्ग आर्म, P शॉर्ट आर्म। अगर Q पे होगा, लॉन्ग आर्म पे होगा तो रेटिनोब्लास्टोमा, लेकिन अगर शॉर्ट आर्म पे होगा तो वो हो जाता है हमारा क्या? पेटिट डिजीज। कौन सा? PETIT, पेटिट डिजीज। तो याद रखिएगा किस पे होता है? लॉन्ग आर्म ऑफ RB1। ठीक है, सॉरी, लॉन्ग आर्म ऑफ 13 क्रोमोजोम। और कौन सा बैंड? तो 14 बैंड। ये जो RB1 जीन है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और ये मेनली एक जो हमारा क्या है, नुडसन 2 हीथ हाइपोथेसिस में बताया गया कि इसमें RB1 के दोनों एरीज म्यूटेशन होते हैं और ट्यूमर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, या तो हेरिडेटरी है या नॉन हेरिडेटरी है। पहले शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, हेरिडेटरी और नॉन हेरिडेटरी। जो हमारा हेरिडेटरी है वो क्या होता है? तो वो होता है 40% केस में। नॉन हेरिडेटरी 60% केस में। हेरिडेटरी में क्या होता है? ये हमारे फैमिली से आता है। और जो नॉन हेरिडेटरी है वो स्पोरेडिक होगा। जो हमारा हेरिडेटरी है वो उसमें दोनों आँख में क्या होता है? ये RB होता है, रेटिनोब्लास्टोमा, और मल्टीफोकल, बहुत जगह अफेक्ट करता है। लेकिन जो हमारा नॉन हेरिडेटरी है वो यूनिलेटरल आँख, मतलब किसी एक आँख को इफेक्ट करेगा, और एक यूनिफोकल, कोई पार्टिकुलर जगह को इफेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर से हेरिडेटरी और नॉन हेरिडेटरी। जो हमारा हेरिडेटरी है उसमें मेनली कोई भी सेल में म्यूटेशन होता है। ठीक है, क्या? कोई भी सेल में, क्योंकि ये क्या होता है, जन्म से पहले इसमें पहला हिट हो जाता है। ठीक है, तो यूटेरो में इसका पहला हिट हो जाता है, इसलिए इसका क्या होता है? लेट प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जो हमारा नॉन हेरिडेटरी है उसका जो म्यूटेशन होता है वो मेनली सोमैटिक सेल में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका प्रेजेंटेशन अर्ली लाइफ में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके पैथोलॉजी की बात करें तो इसका पैथोलॉजी में क्या होता है? जब इसका पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें जो न्यूरल रेटिना सेल होते हैं ना वो पूरी तरह बन नहीं पाते हैं, इसलिए वो इमैच्योर होते हैं। ठीक है, अब इसका हिस्टोलॉजी में ये मेनली जो ट्यूमर होता है वो स्मॉल, राउंड और बेसोफिलिक इन नेचर होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं? क्रोमैट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है पहचानने का वो है फ्लेक्शनल विंटर
सीनल रोजीटी। देखिए ये वाला इसका मेन करेक्टरिस्टिक है पहचानने का, क्या, फ्लैक्सनल विंटर सीनल रोजीटी। अब इसका क्लिनिकल फीचर की बात किया जाए तो इसका क्लिनिकल फीचर में क्या है कि ये जो है इसका फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है लिकोरिया। जो हमारा पुपिल है उसका क्या हो जाना, येलोइश वाइट हो जाना, ठीक है। और इसमें जो रिफ्लेक्शन हम तो अभी आगे बताऊंगी, जो ताल से रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, येलोइश वाइट होता है। जब आप इन बच्चों का आई देखिएगा ना तो एक कैट होता है जिसका नाम है एमोरेटिक कैट, उसके आई की तरह दिखेगा। तो 60% केसेज में आपको लिकोरिया देखने को मिलता ही मिलता है। अब ये जो लिकोरिया होता है ना, अगर हेरिडेटरी नॉन हेरिडेटरी को हटा दें तो 30% केसेज में बाईलेटरल देखने को मिलेगा और 70% केसेज में यूनिलेटरल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन क्या हो गया, लिकोरिया। सेकेंड मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, स्ट्राबिस्मस, ठीक है, मेनली कन्वर्जेंट जो सेम तरफ आँख मोड़ आता है। थर्ड में सेकेंडरी ग्लोकोमा, और इसमें क्या होगा, बुप्थेल्मोस होंगे, मतलब आईबॉल क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा आईबॉल में। तीसरा क्या है, एक्यूट यूवाइटिस, ठीक है। यूवाइटिस में क्या हो जाता है कि हमारा आई में इन्फ्लामेशन हो जाता है और मेनली सीडो हाइपोपायन, मतलब कि एंटीरियर चैम्बर में हमारा पस भरने लगता है, जो मेनली देखने को मिलता है मस्क्यूरेदे सिंड्रोम में। और वाइटल सेलुलाइटिस भी होता है, प्रोप्टोसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। और भी क्या क्या होगा, तो लॉस ऑफ विजन होगा और हाइफेमिया होगा, यूनिओकुलर मैड्रियासिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। जब ट्यूमर स्प्रेड की बात करते हैं तो ट्यूमर अगर 3 तरह से स्प्रेड करता है। पहले तो ये लिम्फेटिक स्प्रेड करेगा प्री ऑकुलर तक, तो जिसके कारण डिफनेस भी होने का डर है। दूसरा ये ऑप्टिक नर्व या ब्रेन तक स्प्रेड करेगा। तीसरा ये डिस्टेंस, मतलब जो स्पेस है उससे आगे, जैसे कि लंग, बोन, ये सब में भी स्प्रेड करेगा। जो हमारा रेटिनोब्लास्टोमा है उसके पेशेंट ऐसे दिखते हैं, देखिए ये यूनिलेटरल है, ये बाईलेटरल है, ये सेकेंडरी ग्लोकोमा विथ बुप्थेल्मोज है, देखिए आई में थोड़ा इन्फ्लामेशन होया हुआ है, आइरिस नोड्यूल्स एंड सीडोहाइपोन है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए क्या है, ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन है, ये ऑर्बिटल इन्वेशन, आँख जो ऑर्बिटल है वो कहाँ चला गया, अंदर की ओर चला गया है, ठीक है। अब जब आप थर्मोस्कोपिक फीचर की बात करें तो इसका मेनली 3 टाइप होता है, इंडोफाइटिक, इक्जोफाइटिक और डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर। जो इंडोफाइटिक है ना, उसमें जो ट्यूमर है वो भीतरस तक चला गया है। इसमें जो मास होते हैं ये वाइट, पियरली पिंक, बेल सर्कमस्टांस पोलीपॉइड मास होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो ट्यूमर का सरफेस है उस पर कोई भी रेटिनल वेसल दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई क्या देगा, कैल्सिफिकेशन। और ये कैल्सिफिकेशन कैसा होगा, तो कॉटेज चीज अपीयरेंस जैसा होगा, देखिए ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। दूसरा इक्जोफाइटिक, इसमें जो है ट्यूमर पहुंच गया है सब रेटिनल स्पेस में, जिसके कारण रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। और इसमें क्या दिखेगा, ट्यूमर सरफेस पे रेटिनल वेसल दिखेगा। तो अगर कोई इंडोफाइटिक और इक्जोफाइटिक में डिफ्रेंशिएट करने का है तो क्या होगा, इंडोफाइटिक में ट्यूमर सरफेस में कोई भी रेटिनल वेसल नहीं दिखता है, लेकिन इक्जोफाइटिक में रेटिनल वेसल दिखता है, ठीक है। तीसरा क्या है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर, फ्लैट इन्फिल्ट्रेशन होता है लेकिन कोई भी डिस्क्रीट ट्यूमर मास नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब जो इसका क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली ICRB के द्वारा किया गया है। ICRB का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। 5 क्लासिफिकेशन ग्रुप में बांटा गया है, A, B, C, D, E। ए में जो होता है वो स्मॉल इंट्रा रेटिनल ट्यूमर होता है, ट्यूमर का साइज लेस देन 3 mm होता है और ये फिबोला और डिस्क से दूर होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। जो ग्रुप बी है उसका क्या है, ट्यूमर का साइज ग्रेटर देन 3 mm है, लेकिन जो इसका लोकेशन है वो फोबिया के नज़दीक है। फोबिया से कितना, मतलब 3 mm से कम दूरी है और ऑप्टिक डिस्क से 1.5 mm से कम दूरी है। फिर भी इसका लोकेशन जब हम देखते हैं तो
ये मैकुलर लोकेशन ज़्यादा होता है और माइनर होता है सबरेटिनल फ्लूइड में इसका लोकेशन। ठीक है, तब इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो नॉट गुड, पुअर नहीं बट नॉट गुड। ठीक है, ग्रुप सी में आते हैं तो जो हमारा ट्यूमर है वो सबरेटिनल फोकल कहने का मतलब कोई पार्टिकुलर जगह पे सबरेटिनल या विट्रस सिंड्रोम में आ गया है, ट्यूमर का साइज 3 mm ही है। ठीक है, तो इसका क्या है, तो इसका जो होता है प्रोग्नोसिस वो मॉडरेट होता है। ठीक है, ग्रुप डी में क्या है, डिफ्यूज मतलब पूरा फैल गया है, सबरेटिनल और विट्रस सिंड्रोम है, ट्यूमर का साइज ग्रेटर देन 3 mm है। इसका मतलब जो प्रोग्नोसिस है वो अनफेवरेबल है। ठीक है, ग्रुप ई में क्या हो गया है, ग्रेटर देन 50% ग्लोब इन्वॉल्व हो गया है विथ और विथआउट न्यूवेस्कुलर ग्लाउकोमा हेमरेज एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर टू ऑप्टिक नर्व और एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी अनफेवरेबल है। इन्वेस्टिगेशन जब आप प्लेन एक्सरे यूएसबी करेंगे या सीटी स्कैन करेंगे तो मेनली इन्वेस्टिगेशन में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एमआरआई जब कीजिएगा तो ऑप्टिक नर्व में इन्वेंशन या इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। जब एविडेंस अगर आई में है तो ठीक है, आई के बाहर है इसका मतलब कि मेटास्टैटिक इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। जब आई के बाहर ट्यूमर हो तो उसमें हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं, लंबर फंक्शन करते हैं या बोन स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसका ट्रीटमेंट हम 2 तरह से करते हैं। तो वो 2 तरह का कैसा होगा, तो इसको पहले हम करते हैं फोकल, सिस्टमेटिक और इनन्यूक्लिएशन से। फोकल, सिस्टमेटिक और इनन्यूक्लिएशन। फोकल मतलब क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर जगह पे हुआ है, सिस्टमेटिक पूरे सिस्टम को इफेक्ट किया है, और इनन्यूक्लिएशन। ठीक है, जब फोकल है तो जो ट्रीटमेंट होगा वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा। इसमें ट्यूमर है जो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, ट्यूमर पूरी तरह से रेटिना को इफेक्ट नहीं किया है, ऑप्टिक नर्व में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे हम ये सिस्टमेटिक केमोथेरेपी और फोकल केमोथेरेपी। सिस्टमेटिक केमोथेरेपी में क्या किया जाता है, CVE का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्बोप्लेटिन, विनक्रिस्टिन और C से कार्बोप्लेटिन, V से विनक्रिस्टिन और E से इटोप्साइड। ठीक है, फोकल थेरेपी में किया जाता है तो क्रायोथेरेपी, लेजर फोटोकोगुलेशन, थर्मोथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी भी किया जाता है। तो पहले आते हैं सिस्टमेटिक केमोथेरेपी। ये सिस्टमेटिक जो केमोथेरेपी है वो 3 तरह से किया जाता है, या तो इंट्रावेनस करेंगे, ठीक है, या विट्रियल करेंगे या इंट्रा आर्ट्रियल करेंगे। ठीक है, अगर क्या कर रहा है, इंट्रावेनस कर रहे हैं तो हम मेनली क्या करेंगे, इसमें जो है ना ये जो सक्सेस रेट होता है वो ग्रेटर देन 90% होता है, 95% होता है। ठीक है, उसमें वही VEC देते हैं। ठीक है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो डिफनेस। अगर इंट्राविट्रल है तो इसमें हम ड्रग ऑफ साइज क्या देते हैं, तो मेलफालन क्या देते हैं, मेलफारन। और अगर इंट्रा आर्ट्रियल है तो इसमें हम देते हैं, पहले तो इसमें अब कौन सा आर्टरी रहता है, आर्ट्रियल मतलब आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और इसमें हम देते हैं मेलफालन। दूसरा क्या देते हैं, टोपोटेकन, और तीसरा देते हैं कार्बोप्लाटिन। ठीक है, इन तीनों ड्रग्स को हम देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर फोकल थेरेपी करते हैं तो हम क्रायोथेरेपी मतलब कि स्मॉल ट्यूमर जो लोकेटेड होता है, क्रायोथेरेपी कब किया जाता है, जब इक्वेटर से पहले स्मॉल ट्यूमर हो तो। लेजर फोटो कोगुलेशन कब किया जाता है, जब इक्वेटर के बाद स्मॉल ट्यूमर हो तो। थर्मोथेरेपी भी डायोड लेजर कब किया जाता है, जब यह स्मॉल ट्यूमर इक्वेटर के पीछे हो लेकिन मकुला से दूर हो। ब्रैकिक थेरेपी कब किया जाता है,
जब जो ट्यूमर है वो भीतरस में आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव इम्प्लांट करेंगे स्क्लेरा में, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा ये ट्यूमर सही होगा। दूसरा, रेडियो एक्टिव मटेरियल डालेंगे, र्यूथेनियम 106 और आयोडीन 125। और ये लोकल के लिए था। अगर डिफ्यूज डिजीज हो जाए तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी करते हैं। इन न्यूक्लिएशन ये मेनली ग्रुप ई के साथ होता है, जिसमें हमारा मोर देन 50% आईबॉल इन्वॉल्व है, ठीक है। और क्या है, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है, या ग्लाकोमा प्रेजेंट है, एंटीरियर चैम्बर इन्वॉल्व है, तो इसमें हम इन न्यूक्लिएशन करते हैं। और क्या किया जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी हम इसमें करते हैं। अब एक आता है क्या है, पैलिएटिव थेरेपी। ये कब किया जाता है, जब रेटिनोब्लास्टोमा के साथ साथ और वाइटल एक्सटेंशन या इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन या डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुआ है, तो पैलिएटिव थेरेपी किया जाता है। इसमें हम केमो रेडिएशन के साथ साथ सर्जिकल डिबल्किंग ऑफ ऑर्बिट या एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी करते हैं। अब कुछ कुछ कारणों में डेथ होने का डर है, जैसे कि मेटास्टेसिस, तो इसमें डेथ हो जाएगा विदिन 1 ईयर। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ मेटास्टेसिस क्या है, तो अगर वो ऑप्टिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट कर ले तो। दूसरा, इंट्राक्रैनियल मैलिग्नेंसी इंट्राक्रैनियल में पहुंच जाए, जैसे कि पाइनेलोब्लास्टोमा अभी देखे थे, ट्राइलेटरल ब्लास्टोमा में, या सेकेंडरी ट्यूमर हो जाए तो भी कॉजेज ऑफ डेथ हो सकते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर में मेनली कौन सा, तो ऑस्टियोसार्कोमा ऑफ फीमर, ठीक है। अब क्या कहेंगे, पेशेंट को फॉलो अप करते रहने कहेंगे 3 साल तक, और कहेंगे कि आप क्या करवाइए, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाइए कि आपका जो रिक्स है स्प्रेड का वो सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हर 2 से 3 महीने पे करवाना चाहिए, सेकेंड ईयर में हर 3 से 4 महीने पे करवाना चाहिए, 3 से 5 साल तक हर 6 महीने पे, और 5 साल के बाद हर 1 साल पे ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्ज़ाम करवाना चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग में हम ये देखते हैं कि ये पेरेंट्स से बच्चे में आया है, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, या देखते हैं कि चाइल्ड जो है वो नॉन हेरिडेटरी है, वो तो ऊपर ही पढ़ लिए थे। प्रोग्नोसिस 5 साल जो सर्वाइवल होता है ना इंट्राओकुलर ट्यूमर का, वो 95% होता है, और एक्स्ट्राओकुलर का 5% होता है, ठीक है। पुअर प्रोग्नोसिस कब होगा, जब साइज ऑफ ट्यूमर पता नहीं चलेगा, ऑप्टिक डिस्क इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है ये नहीं पता चलेगा, इंट्राओकुलर स्प्रेड किया है कि नहीं, या ओल्ड एज प्रेजेंटेशन है कि नहीं। इसी के साथ हमारा ये रेटिनोब्लास्टोमा समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।